हेलो क्लास। हम लोग 15वें समूह के तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में हमने देखा था। तो इसमें से फास्फोरस के बारे में और देखना बाकी है, तो आज हम लोग देखेंगे फास्फोरस के हैलाइड्स को। ठीक है, फास्फोरस के हैलाइड्स। तो फास्फोरस हैलोजन के साथ दो समूह के हैलाइड मतलब px3 और px5 बनाता है, जिनमें से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे PCl3 और PCl5 किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे हम उसकी संरचना के बारे में देखने वाले हैं, PCl3 और PCl5 की। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है फास्फोरस के हैलाइड्स का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा फास्फोरस जो होता है हैलाइड निम्न प्रकार के हैलाइड शो करता है, जिसमें से PCl3 और PCl5 यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे। तो वहाँ पे आपको PCl3 और PCl5 की संरचना के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे बनाने की विधि को हमें नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं PCl3 की संरचना का, वो ये है आपकी PCl3 की संरचना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस केंद्रीय परमाणु होता है, ये सबको पता है। PCl3 में कौन सा केंद्रीय परमाणु है जिसके पास परमाणु की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो PCl3 क्लोरीन के 3 और फास्फोरस कितना है, 1 है। तो आपका फास्फोरस क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। तो हमें पता है फास्फोरस पर क्या होता है, sp3 संकरण होता है ना। किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, है ना। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 कितना होगा, 6 4 10 2 12 12 और 3 15। तो यहाँ पे देखो संकरण में ये 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, तो 1 है और यहाँ पे कितना है 3। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया आपका सामान्य अवस्था, ये हो गया आपका सामान्य अवस्था। अगर बात करें उत्तेजित अवस्था की, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन S से निकल करके P में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो गया आपका संकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि S का एक कक्षक है और P का 3 कक्षक आपस में अतिव्यापन करके sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। S के एक कक्षक और P के 3 कक्षक आपस में अतिव्यापन करके क्या का निर्माण करते हैं, sp3 संकरण का। तो यहाँ पे देखो इस संकरण में मतलब इस sp3 संकरण में एक कक्षक क्या है आपका पूरित है और 3 कक्षक क्या है अर्धपूरित है या फिर अयुग्मित है। एक कक्षक क्या है आपका युग्मित है और 3 कक्षक क्या है अयुग्मित है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे संकरण स्थापित हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे आपको 4 संकरित मतलब 4 sp3 कक्षक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी को हमने देखा यहाँ पे फास्फोरस केंद्रीय परमाणु होता है जिस पर sp3 संकरण होता है ना। 3 sp3 संकरित कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको हमने देखा क्या था, 3 कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और एक कक्षक क्या था पूरी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ था। ठीक है, तो और एक कक्षक में क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो 3 कक्षक 3 अयुग्मित कक्षक 3 क्लोरीन परमाणु 3pZ कक्षक से sp3p अतिव्यापन करके 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ जुड़ करके मतलब अतिव्यापन कर करके sp3p संकरण बनाएंगे। ठीक, और किस प्रकार की संरचना बनाएंगे, पिरामिड आकार की संरचना बनाएंगे। ये हो गया आपका पिरामिड।
उसके बाद है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। PCl3 में फास्फोरस क्या होता है, आपका केंद्रीय परमाणु होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पे जो 3s2 और 3p3 है वो संकरण में आपके भाग लेंगे। तो जैसे ही वहाँ पे संकरण में भाग लेते हैं तो संकरण के जो उत्तेजित अवस्था होता है उसमें से एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, p ऑर्बिटल में। ठीक है, और उसमें से जैसे कि pxy पर आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इस ब्लॉक के एक इलेक्ट्रॉन px में ही चले जाते हैं और वहाँ पे क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें 3 अयुग्मित कक्षक वहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। 3 अयुग्मित कक्षक अब क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या कराएंगे, 3 सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेगा अब मतलब संकरण में भाग, मतलब बंध बनाने में भाग नहीं लेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये लिख सकता है, ये लिख सकता है और ये लिख सकता है। तो यहाँ पे ये सभी क्या करेंगे, जो क्लोरीन होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो इसमें क्या है, देखो ये इसका देखते हैं और p का, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन, s p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 3 और सॉरी 5 है। तो 1 2 3 1 2 3 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो px py pz, इसमें से खाली कौन सा है, pz। तो यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है sp3 के एक अयुग्मित, sp3 का दूसरा अयुग्मित और sp3 का तीसरा अयुग्मित, तो ये तीनों sp3 अयुग्मित जो कक्षक है इस क्लोरीन के pz ऑर्बिटल से क्या करेंगे, बंध का निर्माण करेंगे और जो संरचना बनाएंगे वो कैसी होगी, वो संरचना पिरामिड के आकार की। ठीक है, संरचना कैसी होगी, पिरामिड के आकार की, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो अगर हम लोग इसको मिलाना चाहें तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार। ये है आपकी पिरामिड। तो यहाँ पे जो PCl3 की संरचना होती है पिरामिड के आकार की होती है, ये है आपकी PCl3 की संरचना। ठीक, अब बात करते हैं फास्फोरस के दूसरे हैलाइड की, मतलब PCl5 की। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की PCl5 की संरचना को। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे PCl5 की संरचना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस में sp3d संकरण होता है जिसमें 5 संकरित sp3d कक्षक होते हैं। प्रत्येक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो 5 क्लोरीन के pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 5 सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। अतः PCl5 की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है तथा बंध कोण जो होता है 90 और 120 अंश का होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं PCl5 की संरचना को। तो यहाँ पे बात करते हैं PCl5 की। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है आपका फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस क्यों केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे देखो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है, फास्फोरस एक केंद्रीय परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 होता है। ठीक, यहाँ पे जो आपका S कक्षक है और जो आपका P कक्षक है। ठीक, तो S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो है आपका फास्फोरस, उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, मतलब यहाँ पे आपका D कक्षक भी आएगा। तो हमें पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 के बाद क्या आता है 4s2, उसके बाद आता है आपका 3d, 4s के बाद क्या आता है 3d। तो यहाँ पे देखो
जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या करता है, जो s ब्लॉक होता है उसको रिपल्स कर देता है, मतलब पीछे की ओर धकेल देता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका, तो इस कारण यहाँ पे आपका पहले आएगा 3D, उसके बाद आएगा 4s। तो इस कारण 3p यहाँ पे जो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, डी ब्लॉक में चले जाएंगे। ये हो गया आपका सामान्य अवस्था। और देखते हैं उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, एस का एक कक्षक, पी का 3 कक्षक और डी का 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। इसमें ये है आपका 3s, ये है आपका 3p और ये है आपका 3d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ चला जाएगा, आपका डी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ पे चला गया है। तो इस कारण यहाँ पे जो है आपके 5 कक्षक, 5 अयुग्मित कक्षक भाग लेंगे और क्या करेंगे, sp3d संकरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से PCl5 में फास्फोरस एक केंद्रीय परमाणु होता है जिसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसकी सामान्य अवस्था की बात करें तो ये है, और इसकी उत्तेजित अवस्था की बात करें तो एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी ब्लॉक में क्या होता है, चला जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे एस का एक कक्षक, पी का 3 कक्षक और डी का एक कक्षक आपस में अध्यापन करके sp3d संकरण का निर्माण करते हैं। अब इस प्रकार यहाँ पे जो sp3d संकरण है उसमें से ये पांचों sp3d जो कक्षक है, पांचों sp3d कक्षक क्लोरीन के क्लोरीन के यहाँ पे हमने देखा था, क्लोरीन के pz कक्षक से अतिव्यापन करेंगे और सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस के पांचों sp3d अयुग्मित कक्षक जो हैं क्लोरीन के pz कक्षक से अतिव्यापन करेंगे और सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। इस प्रकार जो आपकी PCl5 की संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, बीच में है आपका फास्फोरस, ऊपर में है आपका क्लोरीन, नीचे में भी है आपका क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन और ऊपर में क्लोरीन। उसके बाद क्या है, एक क्लोरीन इधर की तरफ और दूसरा क्लोरीन इधर की तरफ। उसके बाद चौथा क्लोरीन आ गया है इधर की तरफ, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ऊपर और नीचे में जो बॉन्ड बना होता है उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, और नीचे पर में भी कितना होता है, 90 डिग्री। बाकी यहाँ पे जो 3 है, ये वाला क्लोरीन और ये वाला और ये वाला, इन तीनों क्लोरीन के बीच आपस में 120 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दर्शा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो होता है आपका PCl5, तो PCl5 में ऊपर और नीचे में जो क्लोरीन जुड़ा होता है उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बना होता है, और जो 3 क्लोरीन इधर की तरफ जुड़े हैं आपके, ये वाला और ये वाला, इनके बीच 120 डिग्री का एंगल बना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपका PCl5 की संरचना किस प्रकार बन के तैयार हो रही है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, इस प्रकार जो PCl5 होती है उसकी संरचना क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ठीक है, तो ये हो गया फास्फोरस के हैलाइड का वर्णन। अब देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों को। अब आगे देखते हैं फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल व संरचना सूत्र। तो यहाँ पे संरचना सूत्र को आप लोग बना करके देखिएगा और उसके नाम को याद कीजिएगा। तो फास्फोरस का पहला ऑक्सीकरण फास्फोरस के पहला ऑक्सी अम्ल है हाइपोफास्फोरिक अम्ल, जो कैसा होता है, एक क्षारीय युक्त होता है। देखो इसमें एक क्षार है, तो यह है आपका फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे फास्फोरिक इसलिए डाला गया है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है सबसे अधिक है। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। ऑर्थोफास्फोरस अम्ल कैसा है, द्विक्षारीय युक्त है, 2 क्षार इसमें जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार ये इसकी संरचना हो गई। और यहाँ पे बोला गया है ऑर्थोफास्फोरस फास्फोरस बोला गया है, मतलब अस बोला गया है, और यहाँ पे इग बोला गया है। तो अस तभी डालते हैं जब वहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कम होती है, और इग इसलिए डालते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या है आपकी, जैसे कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे
सबसे अधिक होगी और यहाँ पे कम होगी। उसके बाद दूसरा है आपका पायरोफॉस्फोरस अम्ल। पायरोफॉस्फोरस अम्ल कैसा, द्विक्षारीय युक्त है ना, कैसा है ये, द्विक्षारीय युक्त है। तो ये है आपका पायरोफॉस्फोरस अम्ल। अगला है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, चतुर्क्षारीय है, 1 2 3 4, ठीक है, ये है आपका हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। और पांचवा है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, कैसा है, द्विक्षारीय युक्त है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कैसा है, द्विक्षारीय युक्त है, ये है आपका संरचना सूत्र। और छठवा है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, कैसा है, चतुर्क्षारीय है, ये है उसका संरचना सूत्र। तो यहाँ पे नाम और संरचना सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस के 7 अक्षीय अम्ल यहाँ पे दिए हैं। सातवां और आठवां ये है। सातवां में क्या है, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, क्षारीय है, कितना क्षार है इसमें, 1 2 3। उसके बाद पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, ये भी कैसा है, क्षारीय है। इसमें कितना क्षार है, इसमें भी आपका 3 क्षार है। तो इसको भी आप लोग बना के देखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्फोरस के अक्षीय अम्ल व संरचना सूत्र। तो इस तरह से अक्षीय अम्ल को हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 15वें समूह के तत्व के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका 15वें समूह के तत्व के अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 और NP3 होता है ना, ये सबको पता है। 15वें समूह के तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण संख्या +5 होनी चाहिए, किंतु यह +5 के साथ साथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग 15वें समूह में नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती जाती है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि परमाणु भार बढ़ने से जो s ऑर्बिटल है, ठीक है, s ऑर्बिटल है, वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, केवल p ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं तथा NH2 जो है इलेक्ट्रॉन युग्म जो है आपका अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 15वें समूह के तत्व के अंतिम कोश में NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 होनी चाहिए, परंतु जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं, मतलब समूह में नीचे की ओर जाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। कब, जब परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं तब s कक्षक जो है, s ऑर्बिटल जो है आपका बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है, केवल p ऑर्बिटल ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इस प्रकार के जो प्रभाव उत्पन्न होंगे उसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहेंगे, और तथा NH2 जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएगा। तो ये हो गया आपका अक्रिय युग्म प्रभाव। अब आगे देखते हैं, इसमें एक और टॉपिक बचा था, अम्लराज। अब आगे देखते हैं अम्लराज क्या है। तो अम्लराज 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। यह अम्लराज जो होता है उससे हमें नवजात क्लोरीन यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक, जो क्या करता है, AuPtIR जैसे उत्कृष्ट धातु से क्रिया करके क्या करता है, विलेय क्लोराइड बनाता है, ठीक। यहाँ पे अम्लराज जो हमें प्राप्त होता है 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से प्राप्त होता है। इन दोनों के मिश्रण से हमें यहाँ पे क्लोरीन प्राप्त होता है। क्लोरीन जो होता है उत्कृष्ट धातु के साथ विलय करके विभिन्न प्रकार के क्लोराइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण दिया है आपका HNO3 3HCl और NOCl है, ये है आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड, और उसके बाद है +2H2O और 2Cl, ठीक, ये है मुक्त क्लोरीन। उसके बाद है AU3Cl। यहाँ पे जो क्लोरीन मुक्त हुआ है उसकी क्रिया AU मतलब सोना से कर दिए हैं हम लोग, और यहाँ पे AuCl3 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो समीकरण हमें प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अक्षीकरण संख्या को संतुलित करने के लिए यहाँ से 3 से और यहाँ से 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3H, इसको चलिए देखते हैं।
जैसे अम्लराज में पहले आपका ये समीकरण होता है, तो इसका गुणा हम लोग किससे करते हैं, 3 से करते हैं, और इसका गुणा किससे करते हैं, 2 से। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इधर वाले साइड को यहाँ की तरफ, और यहाँ पे जो है उसको इधर की तरफ लिखेंगे, तो गुणा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3HNO3, 3 से गुणा किए है तो, और क्या हो जाएगा, 3 से इसका गुणा करेंगे तो HCl हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 होता है। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे क्या है, 2AU प्लस 3 2 6 Cl इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो NOCl के गुणा 3 से करना है आपको, तो 3NOCl हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3 से करना है, तो 3 2 6 H2O हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 है और यहाँ 3 है, तो 6Cl हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 से गुणा करना है इधर की तरफ, तो 2AuCl3। अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे तो 6Cl और यहाँ 6Cl कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बचता है उसको आप समीकरण के रूप में लिख सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पे इसको हम लोग सीधे रूप में ऐसा लिख सकते हैं, 2AU प्लस 3HNO3 प्लस 9HCl इक्वल, आपके इधर की तरफ आ जाएगा 2AuCl3 प्लस 3NOCl प्लस 6H2O। ठीक है, ये है आपका अम्लराज। तो इसको आप लोग बनाइएगा और समीकरण को याद कर लीजिएगा। अब आगे देखेंगे 16वें समूह के तत्वों के बारे में। इस प्रकार हमने 15वें समूह के बारे में देखा। अब यहाँ पे 16वें समूह के तत्व हैं आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम, है ना। आवर्त सारणी के 16वें समूह में 5 तत्व रखे गए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। प्रथम तत्व ऑक्सीजन के आधार पर इन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तथा पोलोनियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस कहते हैं, अर्थात अयस्क बनाने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्यतः हमें ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में ही धातु के अयस्क क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना। ऑक्सीजन तथा सल्फर तत्व क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं, मतलब प्रारूप तत्व कहलाते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, अधातु होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये क्या होते हैं, आपका उपधातु होते हैं। उसके बाद जो अंतिम तत्व है पोलोनियम, वो क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 15वें समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP3 था, तो इनका क्या हो जाएगा, NH2 NP4 हो जाएगा, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, NH2 और NP4, यहाँ पे देखिए NH2 और NP4। ठीक है, तो ये होता है। अब बात करते हैं इनके प्राप्ति स्थान की। तो जो ऑक्सीजन होता है, इस समूह के तत्वों में ऑक्सीजन ही पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 20.946% होती है। यह जीवधारियों के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरे तत्व की प्राप्ति स्थान की बात करें तो क्या है आपका सल्फर। तो सल्फर पृथ्वी की सतह पर 0.03% ही क्या होता है, मुक्त या फिर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह विभिन्न प्रकार के खनिज के रूप में हमें प्राप्त होती है, सल्फाइड खनिज, सल्फेट खनिज। ठीक, उसके बाद देखते हैं सेलेनियम। सेलेनियम क्या है, आपका एक दुर्लभ तत्व होता है। यह भूपर पट्टी में 10⁻⁻8% ही क्या होती है, प्राप्त होती है। यह सेलेनियम जो होती है हमें संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती है, संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। साथ में यह सेलिनाइट के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक, उसके बाद है टेल्यूरियम। यह भी एक दुर्लभ तत्व है। इसकी भूपर पट्टी में प्रतिशत मात्रा जो होती है 10⁻⁻8% भी
होती है। टेल्यूरियम जो होता है संयुक्त अवस्था में हमें पृथ्वी में मिलेगा टेल्यूराइट के रूप में। उसके बाद होता है पोलोनियम। पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, इसको बनाया जाता है। तो यह थोरियम तथा यूरेनियम के 6 उत्पादक के रूप में पाया जाता है। भूपर पट्टी में यह 10⁻⁻14% ही अवेलेबल है, उपस्थित है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे जो 16वें समूह के तत्व होते हैं वो 2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे। पहला ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या और दूसरा धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो 16वें समूह के तत्व 2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे, ऋणात्मक ऑक्सीकरण और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, यहाँ पे देखते हैं पहला ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को। तो 16वें समूह के जो तत्व होते हैं उसमें से केवल पोलोनियम को छोड़कर -2 ऑक्सीकरण अवस्था सभी प्रदर्शित करते हैं। पोलोनियम को छोड़कर सभी जो तत्व है आपके, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ठीक है, तो ये सभी -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो -2 से +2 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब -2, -1, 0, +1 और +2 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, दर्शाता है। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम क्या होते हैं, अति धन विद्युतीय तत्वों के साथ। अति धन विद्युतीय मतलब जो दूसरे धन विद्युतीय तत्व हैं उनके साथ सल्फर जो होता है -2, सेल्यूरियम जो होता है -2 और टेल्यूरियम जो होता है -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक, तो जो 16वें समूह के तत्व जो होते हैं उसमें से पोलोनियम को अगर छोड़ देंगे तो सभी क्या होते हैं, -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है -2 से +2 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो होते हैं हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होते हैं, मतलब अति धन विद्युतीय जो तत्व होते हैं उनके साथ -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। देखो, अब हमने यहाँ पे बात किया था कि 16वें समूह के तत्व 2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे। पहला होगा माइनस वाला और दूसरा होगा धन वाला, मतलब प्लस वाला। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाते हैं? ऑक्सीजन जो होगा केवल OF2 के साथ ही +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन केवल OF2 के साथ ही +2 ऑक्सीकरण संख्या क्या करता है, दर्शाता है। तो OF2 में ऐसा क्या होता है, OF2 में जो फ्लोरीन होता है ऑक्सीजन से अधिक क्या होता है, ऋण विद्युतीय होता है। जैसे कि फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, बीच में क्या है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन को दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन को, तो यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। केवल OF2 के साथ ही ऑक्सीजन जो होता है +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो इस कारण ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों फ्लोरीन को दे देता है। ठीक, तो इस प्रकार ऑक्सीजन जो होता है केवल OF2 के साथ ही +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की उच्च ऋण विद्युतता 3.5 होती है। ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता अगर उच्च है, हायर है, तो वो कितनी होगी, 3.5 होगी। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में रिक्त कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में रिक्त कक्षक की अनुपस्थिति के कारण +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त नहीं करता है। ऑक्सीजन का अगर बाह्यतम कक्ष की बात करें तो बाह्यतम कक्ष में p ऑर्बिटल आता है ना, NH2 और NP6 होते हैं जो 16वें समूह के तत्व होते हैं। तो इसका मतलब p में आपका 3 कक्षक होता है, 3 में एक इलेक्ट्रॉन भर गए हैं और जो px है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है 1H2, 2H2 और 2p4 है ना। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और P में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ पे तो इस कारण यहाँ पे 2 ही कक्षक आपके अर्धपूरित है, तो इसी कारण यहाँ +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। अगर OF2 में देखें तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, और बाकी जो जितना भी आता है, जितना भी तत्व, उसमें -2 ही ये दर्शाता है। तो इसी कारण यहाँ पे बोला गया है कि संयोजी कोष में रिक्त कक्षक की अनुपस्थिति के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, नहीं दर्शा पाता। इस समूह के अन्य तत्व के संयोजी कोष में रिक्त कक्षक की उपलब्धता तथा कम ऋणात्मकता गुण के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था से अतिरिक्त जो इस समूह के जो अन्य तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, रिक्त कक्षक पाई जाती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, रिक्त कक्षक पाई जाती है। इस कारण ये +2 से +4 से +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। ठीक, ये है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे के तत्वों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। अगर 16 समूह के ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीजन -2 -1 ये ऑक्सीकरण दर्शाता है, केवल OF2 के साथ +2 ऑक्सीकरण दर्शाता है। उसके बाद और जो तत्व होते हैं जैसे कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ज़्यादा स्थायी होती जाती है। ठीक, अब बात करेंगे 16वें समूह के तत्वों के गुणों के बारे में।